हमारे पड़ोसी देश नेपाल में रातों रात राजनीति इस कदर गर्मा जाएगी, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। It's our fault. We chose silence. It's our fault. आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि नेपाल में स्टूडेंट्स के सड़क पर उतरने से लेकर संसद तक घुसने की पूरी कहानी, और ये भी बताएंगे कि इस हंगामे की असल वजह आखिर क्या थी। 8 सितंबर 2025 को नेपाली युवाओं का वो गुस्सा अचानक नहीं फूटा था, बल्कि इसके पीछे छुपी कहानी को लिखने की शुरुआत कई साल पहले हो चुकी थी। 2008 में जब से नेपाल में राजतंत्र खत्म हुए और गणतंत्र यानी जनता के शासन की शुरुआत हुई, तब से वही पुराने नेता जैसे 70 साल से ऊपर के केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल प्रचंड और शेर बहादुर देउवा जैसे नेता नेपाल की सत्ता के केंद्र बिंदु रहे। इसी के साथ साथ इन नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगते आ रहे थे। जहां एक ओर नेपाल के युवा बेरोजगारी से परेशान थे, तो वहीं दूसरी ओर इन नेताओं के बच्चे बिना मेहनत के आलीशान और लग्जरी लाइफ जी रहे थे। इसी वजह से नेपाल के युवाओं में भी धीरे धीरे असंतोष गहराता जा रहा था, जिसकी चिंगारी मार्च 2025 में भी देखने को मिली थी और लोगों ने राजशाही की वापसी के लिए प्रदर्शन किए थे। लेकिन 28 साल से कम उम्र के युवा, जिन्हें जेन जेड या जेन जी बोला जाता है, सोशल मीडिया पर #नेपोकिड और #नेपोबेबीज जैसे ट्रेंड चला रहे थे। वे नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ की वीडियो शेयर कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि कैसे नेताओं के बच्चे जनता के पैसे से मजे मार रहे हैं। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा और नेताओं के खिलाफ लोग इंटरनेट पर वीडियोस डालने लगे। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यहाँ तक कि यूट्यूब भी। वजह बताई गई कि ये कंपनियां सरकार के नए नियमों का पालन नहीं कर रही थी। सरकार ने कहा था कि इन प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में रजिस्टर करना होगा, एक ग्रीवांस हैंडलर और कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा। ये नियम साइबर क्राइम, फेक न्यूज, हेट स्पीच और धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाए गए थे। साथ ही नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी सितंबर 2024 में एक आदेश दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया, OTT एप्लीकेशंस और ब्राउजर्स पर कंट्रोल जरूरी है। सरकार ने कंपनियों को इसके लिए 7 दिन का समय दिया था, जो कि 3 सितंबर को खत्म हो गया। सिर्फ टिकटॉक और वाइबर जैसी कुछ कंपनियों ने रजिस्टर किया, लेकिन बाकी बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब और फेसबुक ने साफ मना कर दिया। कम्युनिकेशन मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि ये कंपनियां नेपाल में बिजनेस करती हैं, पैसे कमाती हैं, लेकिन कानून का पालन नहीं करती। प्रधानमंत्री ओली ने रविवार 7 सितंबर को कहा कि उनकी पार्टी सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन कानून तो सबको मानना पड़ेगा। सोशल मीडिया के बंद होते ही विरोधियों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी करार दे दिया। नेपाल की 90% आबादी इंटरनेट यूज करती है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल की पर्यटन वाली अर्थव्यवस्था में सोशल मीडिया से ही सारे धंधे चलते हैं। बैन लगते ही लोग परेशान हो गए, कई ने VPN यूज किया, लेकिन गुस्सा भड़कना शुरू हो गया था। 5 सितंबर से बैन का असर दिखने लगा। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। युवा सोचने लगे कि सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हम ही नेपाल नाम का एक ग्रुप, जिसका चेयरमैन सुधन गुरुंग नाम का एक व्यक्ति है, उसने प्रदर्शन की योजना बनाई। ये ग्रुप भ्रष्टाचार और सरकार की कार्रवाइयों के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन पूरे देश में होंगे। युवा नेता जैसे काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह और रवि लामिछाने ने भी अपना समर्थन दिया। और फिर आता है टर्निंग पॉइंट। 8 सितंबर 2025 सोमवार सुबह 9 बजे से काठमांडू के मैतीघर मंडाला में हजारों युवा इकट्ठा होने लगते हैं। धीरे धीरे ये लोग संसद भवन की तरफ जाने लगते हैं। भीड़ न्यू बनेश्वर पहुंचती है, जहां फेडरल पार्लियामेंट है। ये संसद में घुसने की कोशिश करते हैं। पुलिस इनको रोकने की कोशिश करती है, जिसमें 16 से 17 लोग मारे जाते हैं। शाम होते होते हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। होम मिनिस्टर रमेश लेखक अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, ये कहकर कि मैं उन 19 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हूं।
कैबिनेट मीटिंग में नेपाली कांग्रेस के मंत्री वॉकआउट कर जाते हैं। प्रधानमंत्री ओली कहते हैं कि वे बैन नहीं हटाएंगे, लेकिन रात में ही सरकार को झुकना पड़ता है। लेट नाइट डिसीजन में सोशल मीडिया पर से बैन हटा लिया जाता है। अब आता है 9 सितंबर 2025 यानी मंगलवार, दूसरा दिन। कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आते हैं। वे ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। फिर हिंसा भड़क जाती है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी घर में आग लगा दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता हुआ दिखा, जहां पर यह दिखता है कि वे घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली के घर को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। पूर्व पीएम प्रचंडा और शेर बहादुर देउवा के घरों पर भी हमला किया जाता है। हालात को बिगड़ते देख आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल ने ओली से बात की और उनसे इस्तीफा देने की सलाह दी। सोर्सेस के मुताबिक ओली दुबई भागने की प्लानिंग कर रहे थे। प्राइवेट जेट रेडी था, लेकिन दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोपहर में ही ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इतना सब होने के बाद भी नेपालियों के मन में न जाने कौन सी इच्छा थी कि इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शन जारी रहे। भारत सरकार को भी भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी करना पड़ा। एयर इंडिया ने नेपाल आने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। अब नेपाल में नई सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वैसे दोस्तों, ऐसी घटनाएं कई बड़े सवाल खड़ी करती हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत के सभी पड़ोसी राज्यों में अशांति छाई हुई है, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान और अब नेपाल, कहीं ये भारत के खिलाफ विदेशी ताकतों की कोई नई चाल तो नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।